हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। तो साथियों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे फिजिक्स के सेकंड चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन का 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बिल्कुल क्वेश्चन आसान है। तो चलिए, आपका क्वेश्चन इस तरह से है, ये सारे क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए, तो आइए साथियों, यहाँ पे है आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य होता है या फिर क्या अर्थ है। तो क्वेश्चन आपको तीन तरह से पूछा जा सकता है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है या क्या तात्पर्य है या फिर क्या अर्थ है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन तीन तरह से पूछा जाएगा और आंसर आपका केवल एक तरह से होगा और एकदम सटीक आंसर देना है, जिससे कि आपको एक नंबर भी कट नहीं सकता है। तो चलिए, आंसर क्या होगा आपका। यहाँ पे आंसर है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का तात्पर्य या अभिप्राय या अर्थ यह है कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है, जिससे इसका प्रकाशिक घनत्व जो है क्या होता है, अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। प्रकाशिक घनत्व कहने का मतलब होता है घनत्व, कि इसमें प्रकाश का जो है मात्रा अधिक होगा, यानी बढ़ जाता है। ठीक, घनत्व का मतलब होता है एक तरह से समझिए कि भार अधिक होता है, द्रव्यमान, ठीक है, अधिक होता है, तथा इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। इसलिए हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक अर्थात 2.42 होता है। और आपको सिंपल से याद रखना है कि जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, सबसे कम होगी। अर्थात हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगा, सबसे कम होगा, जबकि हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होता है, तो निर्वात या फिर शून्य में होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो चलिए, अब हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ। यहाँ पे है आपका सेकेंड क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है और वीवीआई क्वेश्चन है कि किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन आपको कई तरह से रह सकता है कि किसी समतल दर्पण का आवर्धन 1 है तो इसका क्या अर्थ होता है, या +1 है तो इसका क्या अर्थ होता है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और सिंपल सा आप आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे क्या करते हैं, आप लोग आवर्धन तो जानते हैं कि आवर्धन किसे कहते हैं, तो किसी दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका आवर्धन बराबर सूत्र क्या होता है, m बराबर, जिसको आवर्धन को हम लोग m से व्यक्त करते हैं, होता है H2 बट्टे क्या होता है, H1 होता है। H2 का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और H1 का मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई। अगर आपका आवर्धन यहाँ पे +1 है, अगर हम लोग +1 यहाँ पर लिखते हैं, बराबर H2 बट्टे H1 है, ठीक है, इसके बट्टा में 1। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे H2 बराबर H1 आएगा, जिसको हम लोग भाषा में यहाँ पर लिखते हैं कि किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि, अर्थ है यहाँ पे होगा, अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, अतः प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनेगा, अर्थात H2 बराबर H1, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर वस्तु की ऊंचाई होगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है। इसी तरह से अब हम लोग देखेंगे क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आइए साथियों, यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे क्रांतिक कोण से पहले इस चीज़ को आपको जानना जरूरी है कि प्रकाशीय माध्यम क्या होता है या प्रकाश का माध्यम क्या होता है। तो चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रकाश का माध्यम क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि क्रांतिक कोण वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको दो तरह से आ जाएगा क्वेश्चन यहाँ पे। तो देखिए क्या है, प्रकाश का माध्यम वह भौतिक माध्यम है जिससे प्रकाश गुजरती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं या प्रकाश का माध्यम कहते हैं। सिंपल सी बात, जिससे होकर प्रकाश गुजरता है ना, उसी को हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। और प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार का होता है, एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम, जो कि आप सेकंड चैप्टर में ही पढ़े होंगे प्रकाश का अपवर्तन में। तो आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये विरल माध्यम क्या होता है। देखिए, विरल माध्यम होता है जिस माध्यम में प्रकाश का कण जो क्या होता है, बहुत दूर दूर होता है, ठीक है, जिसमें प्रकाश का कण क्या होता है, बहुत दूर दूर होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। जैसे में आपको इसका हो जाएगा हवा यानी वायु, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है सघन माध्यम। सघन माध्यम होता है जिस माध्यम में प्रकाश का कण पास पास हो, यानी नजदीक नजदीक हो। यहाँ पर देखिए दूर दूर यहाँ पर 2 दिए है, इसका मतलब दूर दूर 2 बार पढ़ना है, ठीक है।
और पास पास हो, यहाँ पर 2 दिए हैं तो 2 बार पढ़ना हो, उससे हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। जैसे कांच, पानी, ETC होगा। तो इस तरह से माध्यम 2 प्रकार का होता है, याद रखिएगा, सघन और एक विरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सघन में और विरल में जो है, यहाँ पे अपवर्तन वाले में भी हम लोग इसका देख चुके हैं। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर क्रांति कोण के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए साथियों, यहाँ पे है आपका है यहाँ पे क्रांति कोण से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं क्रांतिक कोण के बारे में। तो देखिए, क्रांतिक कोण जो होता है क्या होता है, जब प्रकाश की किरण, आपको अभी 2 माध्यम के बारे में बताए थे, सघन और एक विरल माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण जो होता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वह आपतन कोण, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री होता है तो उसे हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। और क्रांतिक कोण को हम लोग C से सूचित करते हैं, सूचित किया जाता है। और लाल रंग प्रकाश का क्रांतिक कोण अधिक होता है तथा बैंगनी रंग का क्रांतिक कोण क्या होता है, सबसे कम होता है। तो यहाँ पर समझने की बात क्या है आपका यहाँ पे कि सघन माध्यम में, ठीक है। तो देखिए 90 डिग्री कब होता है यहाँ पे, हाँ, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में। मान लीजिए सघन और विरल का मतलब होता है जब प्रकाश की किरण हवा से पानी से हवा में जाएगा, क्योंकि पानी होता है सघन और हवा होता है विरल माध्यम। तो अगर हम लोग मान लीजिए ये शीशा है, एक आपको यहाँ पे मान लीजिए ये शीशा है, ठीक है। ये छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ये शीशा है, ये हो गया आपका सघन माध्यम, ठीक है। और हवा है ऊपर क्या है, विरल माध्यम। अगर यहाँ से प्रकाश किरण अगर विरल में जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर से जब बाहर जाएगा तो यहाँ पे एक पहले बनेगा अभिलंब, और यहाँ से होगा तो जब सघन से विरल में जाता है प्रकाश की किरण तो क्या होता है, वो अभिलंब से दूर भागता है। तो यहाँ से देखिए ये दूर भागेगा, यहाँ से ये थोड़ा दूर भागेगा, भागा ना। फिर इसी कंडीशन में क्या होता है, एक ऐसा कंडीशन आता है जब प्रकाश की किरण यहाँ पे जाता है तो यहाँ अभिलंब बनेगा और ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे कितना डिग्री बन गया, 90 डिग्री बन गया ना। यानी अपवर्तन कोण का मान, यानी ये आपतित किरण है और अपवर्तित होकर ये 90 डिग्री का जब एंगल बना लिया, तब जाके यही कहलाता है क्रांतिक कोण कहलाता है। तो यहाँ पे समझे कि नहीं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे थोड़ा सटीक से मतलब छोटा एग्जाम्पल लेकर समझाएं। तो अब हम लोग देखेंगे पूर्ण। आइए साथियों, यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। यहाँ पे होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे है पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर है आपका, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से जब बड़ा हो जाएगा तो प्रकाश की किरण क्या होता है, सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है टकराकर। यानी आपको मान लिया जाए अगर एक माध्यम है, यहाँ पे ये शीशा है, ठीक है, ये आपका कांच है, ये है आपका सघन माध्यम। कौन सा माध्यम है, ये सघन माध्यम है। यहाँ से प्रकाश की किरण अगर बाहर जाएगी सघन से विरल में जाने के लिए क्या होता है, यहाँ पे पहले अभिलंब बनेगा। अब ये जाएगा बाहर तो क्या होगा, अभिलंब से थोड़ा दूर हटेगा तो दूर हट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एक दूसरा कंडीशन आता है कि यहाँ पे आने के बाद ये क्या होता है, यहाँ पे ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे होने पर यहाँ पे अपवर्तन कोण होता है 90 डिग्री, जिसको हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण कहते हैं। और एक कंडीशन आता है कि जब प्रकाश किरण यहाँ पे जाता है तो आपतन कोण का मान जो होता है क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर और ये सघन माध्यम में ही पुनः क्या होता है, लौट जाता है। तो इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये दोनों में से एक क्वेश्चन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बता दें कि आपको 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अंतिम यहाँ पे क्वेश्चन है, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल तरह से आपको याद रखना है। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं और बिल्कुल आपको आसान तरीका से यहाँ पे समझ सकते हैं। उसका डिफिनीशन भी यहाँ पर दे सकते हैं कि जब कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में, तो कांच की सिल्ली आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जब कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे फिगर में आप समझ सकते हैं कि जब कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण जो निकल रही है किरण, वही है निर्गत किरण है। तो निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो अंतिम और लास्ट क्वेश्चन मात्र आपका एक क्वेश्चन है जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है कि वन डायोप्टर को परिभाषित करें, यानी एक डायोप्टर को परिभाषित करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वो।
तो आइए साथियों, यहाँ पे अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने में कि एक डायोप्टर को परिभाषित करे या 1D को परिभाषित करे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे सेंटअप एग्जाम में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, और पूछा गया भी था इससे पहले वाले एग्जाम में, ठीक है, यानी इससे पीछे जो बोर्ड दिए हैं उनके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आपका होगा कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता को कहते हैं जिसकी फोकस दूरी क्या होता है, 1 मीटर होता है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता को कहते हैं जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे अर्थात में आप यहाँ पर लिखिएगा 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर होता है, जो कि 1 मीटर में जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से यहाँ पे अर्थात देकर आप यहाँ पे 2 नंबर आसानी से ले सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात को लिख करके, ठीक है। और याद रखिएगा लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। वैसे तो प्रचलित मात्रक है डायोप्टर, लेकिन होता है पर मीटर होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक